So a very good morning to all of you. Today we are going to discuss about agro-based industries, and under this agro-based industries, we will discuss about the textile industry. Okay. In our last class, we have discussed about various types of industries and their classifications, and today we are going to study about textile industries or agro-based industries elaborately. So textile industries, textile, wherever the word textile comes, it means something cloth. Textile का मतलब हो गया cloth या कपड़ा, fiber. Okay. So cloth, textile industries, it occupies unique position in the Indian economy. Why it occupies the unique position in the Indian economy? Question arise हो जाता है because of some of the reasons. It contributes 14% industrial production. जो आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कल मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है, लाइक कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितने भी हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं. ठीक है, जो रॉ मटेरियल, जो मेन बेसिस है रॉ मटेरियल का, वो एग्रीकल्चर और प्लांट्स और एनिमल्स है. वो सारी इंडस्ट्रीज, उनका रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है प्लांट्स और एनिमल्स से, दैट इंडस्ट्रीज आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ओके, so textile industries, it occupies a unique position in the Indian economy because of the following reasons. Why? Because it contributes 14% industrial production. Whatever the total production of industries, industry there will be. So जो contribution है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो कितना है? 14% है. फॉर एग्जाम्पल टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका 100% है. जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें से जो 14% का आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कहाँ से आ रहा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से आ रहा है. इट एम्प्लॉयज 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली. देखिए 35 मिलियन पर्सन को ये क्या करता है, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है डायरेक्टली एम्प्लॉयड करता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट है वो 35 मिलियन पर्सन का है. नेक्स्ट, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर. आफ्टर एग्रीकल्चर जो मोस्टली जो इंडियन पॉपुलेशन है वो कहाँ पे इन्वॉल्व है? वो इन्वॉल्व है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में. About 24.6% foreign exchange earnings. This textile industries earn or get the foreign exchange or of about 24.6%. बेटा ये जो फिगर्स हैं टाइम टू टाइम आपके चेंज होते रहते हैं, तो मैंने आपकी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें से ये फिगर्स लिए हैं. So about 24.6% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. सपोज हमारी टोटल अर्निंग जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, एक कंट्री के लिए एक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होना बहुत जरूरी होता है. जितना भी सपोज 100% हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, उसमें से जो 24.6% अर्निंग है फॉरेन एक्सचेंज है वो कहाँ से आता है? वो हमारा आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज 4%. जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 4% है. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो टोटल आपका फाइनल गुड्स और सर्विसेज बन के आ रहा है, उसमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज 4%. It is the only industry which is self-reliant and complete in value chain. Now, listen to this term, please. Self-reliant and complete in value chain. What is the meaning of self-reliant? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी ओनली इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है. सेल्फ रिलायंट हिंदी में अगर हम समझे तो इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर. ठीक है, अभी तो वैसे भी आत्मनिर्भर भारत की बहुत बात चल रही है. तो ये जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये एक ओनली इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन. इट मीन्स जो भी हमारा रॉ मटेरियल से लेके इसकी प्रोडक्शन और इसकी कंजम्पशन तक जो है हम अपने इंडिया में ही कर रहे हैं. तो दिस इज वैल्यू चेन. ओके, देखिए एक वैल्यू चेन आपके बुक में भी गिवन है. फाइबर प्रोडक्शन, हम फाइबर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फाइबर हेयर इज कपड़ा ही हो गया. ठीक है, फाइबर प्रोडक्शन हो रहा है. रॉ फाइबर को भी हम बेच सकते हैं. आफ्टर दैट हम फाइबर प्रोडक्शन से स्पिनिंग भी कर सकते हैं. कॉटन वगैरह हमने लगा लिया
और उसको एज ए रॉ फाइबर हमने सेल आउट कर लिया। आफ्टर दैट फाइबर प्रोडक्शन से क्या हो रहा है, स्पिनिंग। हम फाइबर, सपोज कॉटन है, कॉटन से हमने उसको स्पिन करके यार्न बनाया, स्पिनिंग से क्या आ गया, यार्न। आपका जो थ्रेड बोलते हो आप, धागे बोलते हो, दैट इज यार्न। स्पिनिंग से यार्न आ गया। नेक्स्ट, और आप इस यार्न को भी डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मार्केट में सेल आउट कर सकते हो, नहीं तो फर्दर भी आप क्या कर सकते हो, इसको फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हो, फर्दर उसमें चेंज में कन्वर्ट कर सकते हो। स्पिनिंग के बाद वीविंग नीटिंग, जब आप थ्रेड से, ठीक है, कपड़े में कन्वर्ट करते हो उसको, दैट इज नोन एज वीविंग और नीटिंग। तो वीविंग और नीटिंग करने से क्या है होगा, आपका फैब्रिक जो है, कपड़ा बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली फैब्रिक को भी क्या कर सकते हो, मार्केट में सेल आउट कर सकते हो, और आप उसी फैब्रिक का यूज करते हुए क्या कर सकते हो, उसको डाइंग कर सकते हो, फिनिशिंग कर सकते हो। सपोज एक टी शर्ट बना लिया, शर्ट बना लिया, ठीक है, गारमेंट में कन्वर्ट कर दिया, और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से, और डायरेक्टली वो कहाँ पे जा रहा है, कंज्यूमर्स के पास में जा रहा है, और कंज्यूमर्स ने उसे कंज्यूम किया, उसको पहन लिया, उसको फाड़ दिया, ठीक है। तो ये जो दिस इज ओनली इंडस्ट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन, मतलब यहाँ के हमारे रॉ मटेरियल से लेके इसकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन तक इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, टेक्सटाइल्स में। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बेटा, आज की बात नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है एंशियंट पीरियड से इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट है। आपको मैंने बताया कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद जो इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया में, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो दिस इज वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये जो आपका आप चेन देख रहे हो, दिस इज नोन एज द वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वैल्यू एडिशन क्यों है, जैसे जैसे हम एक प्रोसेस करते हैं, सपोज ये रॉ फाइबर है, हम फाइबर प्रोडक्शन, हमने कॉटन, यहाँ पे कॉटन की खेती कर ली, कॉटन ग्रो कर लिया, कॉटन ग्रो करके जिनिंग की, या फिर जो भी कॉटन प्लस किया, जिनिंग की, उसके बाद उसको रॉ फाइबर में, कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं ना, आप ऐसे लगते हुए कॉटन के बेल्स होती है, तो उस बेल्स को भी आप डायरेक्टली सेल आउट कर सकते हो, और आप उस बेल्स का यूज करते हुए स्पिनिंग करोगे, स्पिनिंग से यार्न बनाओगे। तो हर एक प्रोसेस में क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड होगा। ये सपोज जो रॉ फाइबर है, जो रॉ कॉटन था आपका 10 रुपीज के जी जा रहा था, वो स्पिनिंग करने के बाद वो कितने रुपीज के जी जा रहा है, 15 रुपीज के जी में जा रहा है, और उसके बाद आप उसको वीव भी कर देते हो तो वो 25 रुपीज के जी में जा रहा है। अगेन उसको आप डाई कर देते हो, उसमें फिनिशिंग ला देते हो, गारमेंट्स में मैन्युफैक्चर कर देते हो, और फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोसेस से उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हो, तो वो आपका 100 रुपीज के जी में जा रहा है। तो हर एक इस चेन में, ये जो आपका टेक्सटाइल चेन है, ये वैल्यू चेन है, इसमें क्या है, वैल्यू एडिशन होते जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। So that's why it is known as value addition in the textile industry, because हर एक प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रही है, प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है, प्रोसेस इंप्रूव हो रहा है। Now next, अब इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल। टुडे वी आर गोइंग टू discuss about the cotton textile. So in ancient India, hand spinning and handloom weaving techniques were very much famous. Hand spinning, हाथों से ही स्पिन करना और धागे बनाना, अगेन आफ्टर दैट हैंडलूम वीविंग, उन धागों से ही कपड़े बनाना, उसकी जो टेक्निक थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 18th century, आफ्टर द 18th century, पावर लूम्स केम into use our traditional industry, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और पावर लूम्स भी जो है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को क्या कर रही थी, वो रिप्लेस कर रही थी। एंड हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है इससे बहुत ज्यादा सफर की थी। इट सफर्स अ लॉट, व्हाई, बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। अब ऑब्वियसली बात है, अब हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स यूज करोगे, कपड़ा बनाओगे, उसमें जो पैसा, उसमें जो टाइम लगेगा, टाइम कंजम्पशन ज्यादा होगा, और टाइम कंजम्पशन ज्यादा है तो लेबर की जो वेज है वो भी ज्यादा होगी। तो एज कंपेयर टू दैट जो इंग्लैंड से आपके मिल मेड क्लोथ आया था, वो क्या है,
कम समय में, कम टाइम में क्या हो रहा था, ज्यादा कपड़ा बना के दे रहा था। तो ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी हमारी, इस पावर लूम टेक्निक से क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, कम्पीट नहीं कर पा रही थी। So the first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. In India, in Mumbai in 1854, our first successful textile mill was established. Question arise हो जाता है, when and where was the first successful textile mill established? So in Mumbai in 1854. Okay. Next is localization of textile industries in Gujarat and Maharashtra. And before that, you all know about the two world wars. Okay, two world wars were fought in Europe, and India was a British colony. So there was a demand for clothes in UK. United Kingdom में clothes की बहुत ज़्यादा demand थी. तो उस टाइम पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा क्या की थी, बूस्ट की थी इंडिया में. ओके, तो लोकलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन गुजरात एंड महाराष्ट्र. Availability of raw cotton, market, transport includes accessible port facilities, labor, moist climate, etc. contributed towards its localization. Now, for the production of cotton, you need moist climate, black soil. These two things are the very much important for the production of cotton. तो महाराष्ट्र एंड गुजरात का जो एरिया है, यहाँ पे आपने अपने अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो कॉटन की प्रोडक्शन होती है बहुत ज्यादा होती है. तो यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात में रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी होना, यहाँ पे मार्केट भी अवेलेबल था, ट्रांसपोर्ट. अब मुंबई जो है कोस्टल एरिया में आता है, ट्रांसपोर्ट एक प्लेस से दूसरी जगह पे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उसको ट्रेड करना, ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है. दैट्स वाई जो मुंबई और गुजरात है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा थी, लेबर, चीप लेबर्स भी मिल रहे थे, क्लाइमेट भी मॉइस्ट था, क्लाइमेट भी सूटेबल था. मतलब कुल मिला के जो गुजरात और महाराष्ट्र का आपका एरिया है बहुत ज्यादा क्या था, सूटेबल था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. और इस वजह से यहाँ पे जो लोकलाइजेशन हुई थी, जो आपके कॉटन मार्केट की, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो लोकलाइजेशन हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था. नाउ बेटा ये जो दिस इंडस्ट्री, दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर. हाउ विद एग्रीकल्चर? Agriculture and provides a living to farmers. This textile industries has a link with the agricultural sector and also with the industrial sector. How with the agriculture sector? They provide living. Textile industries को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए. अब रॉ मटेरियल क्या था? मेन रॉ मटेरियल इज कॉटन. तो फार्मर्स इनको वो लिविंग दे रहे थे, वो उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे कि ग्रो मोर एंड मोर कॉटन. अब कॉटन ग्रो करेंगे तो दे नीड कॉटन बॉल प्लकर. अब कॉटन बॉल को प्लक करने के लिए भी, कॉटन की प्रोडक्शन के बाद उनको प्लक करने के लिए भी क्या है, बहुत सारे उनको प्लकर्स चाहिए. और भी अलग अलग टाइप के वर्कर्स, जैसे कि वर्कर्स होंगे इन जिनिंग. जिनिंग आपका एक वर्ड गिवन है आपकी बुक में. जिनिंग क्या होता है? when you it is the act of removing seeds from cotton. okay, कॉटन आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो कॉटन से सीड निकालने का जो काम है वो भी एक टाइप के वर्कर्स होते थे. स्पिनिंग हो गया, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सूइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या कर रही थी? क्लोज लिंक था, वो सपोर्ट कर रही थी इन सारे लोगों को. Next, it also has some close links with industries like chemical dyes, जो chemical dye produce कर रहे थे, और जो मिल स्टोर्स थे इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे. इंजीनियरिंग वर्कर्स जो थे उनको सपोर्ट कर रहे थे. वाई? पैकेजिंग को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये जो आपका टेक्सटाइल जो कॉटन से प्रोडक्ट बन के जाएगा वो कहाँ जाएगा? फर्दर कंट्रीज में जाएगा. ठीक है, डिमांड भी ज्यादा थी. तो पैकेजिंग, इंजीनियरिंग वर्क और डिफरेंट डिफरेंट कलर से केमिकल्स और डाई को प्रोड्यूस करके उसको डिफरेंट कलर देना, ये सारी चीजें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने क्या कर दी थी, फर्दर इम्प्रूव कर दी थी. ओके,
I hope this is clear to you all. Now, there are some challenges which was faced by the cotton textile industry. क्या challenges थे देखते हैं. First one is spinning versus weaving. Spinning, it means making thread, making yarn, and weaving means making clothes from, making fabric from the yarn. Okay. The spinning versus weaving, why ये heading क्यों दी गई है? Because जो spinning था वो बहुत ज्यादा क्या था, फेमस था, और बहुत ज्यादा उसमें मोस्टली जो लोग थे स्पिनिंग में एम्प्लॉयड थे, बट वीविंग की जो टेक्निक्स भी थी वो भी इतनी ज्यादा नहीं आई थी इंडिया में. तो देखिए, स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, बट वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स. स्पिनिंग जो था पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस था, उसने कंट्रोल कर रखा था. मोस्टली कौन कौन से पार्ट थे? महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के पार्ट्स को उन्होंने कंट्रोल कर रखा था. बट जो वीविंग थी, जो यार्न से आपको फैब्रिक बनाने की जो टेक्निक थी, वो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो रही थी. मतलब उसको इतना उसमें इतना इम्प्रोवाइजेशन नहीं आ रहा था, टेक्निक्स नहीं थी. तो इससे जो ट्रेडिशनल स्किल्स थे वो बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा थे, बट इससे प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा था, क्योंकि हैंड वीविंग टेक्निक थी उनके पास, और हैंड वीविंग टेक्निक से क्या नहीं हो रहा था, दे वर नॉट एबल टू improve or extend their production of fabric. India has world class production in spinning, but weaving supplies low quality fabric. वर्ल्ड क्लास बिकॉज स्पिनिंग टेक्निक्स आ गई थी, स्पिनिंग मिल एस्टैब्लिश हो गई थी, तो प्रोडक्शन, इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन था स्पिनिंग का, बट जो वीविंग की सप्लाई थी वो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी में जा रही थी. फैब्रिक की जो क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं आ रही थी. Spinning mills are competitive at the global level, but the weaving, knitting, and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. ग्लोबल लेवल पे स्पिनिंग मिल्स कंपटीशन दे रही थी, बट जो वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स थे, ठीक है, जो फर्दर यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहे थे, वो इतना ज्यादा compete नहीं कर पा रहे थे, इतनी क्वालिटेटिव गुड्स को वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे. इंडियंस एक्सपोर्ट यार्न को तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट इंपोर्ट फैब्रिक को. अब क्या हो रहा था, अब जो कंट्री हमसे यार्न खरीद रही है, वही कंट्री क्या करी, उनके पास इतनी अच्छी टेक्निक थी कि उसी यार्न से हमें फैब्रिक बना के हमें बेच रही थी. अब यार्न, अब मैंने आपको वैल्यू एडिशन बताया था, हर एक प्रोसेस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, हर एक प्रोसेस में वैल्यू ऐड होती रहती है. अब यार्न इन्होंने 10 रुपीज केजी में खरीदा है, वही हमें फैब्रिक कितने रुपए केजी में भेज रहे हैं, 100 रुपए केजी में वो भेज रहे हैं, हमें बेच रहे हैं. तो जो स्पिनिंग वर्सेस वीविंग का, जो वीविंग टेक्निक की इम्प्रोवाइजेशन नहीं होने के कारण ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही थी. नेक्स्ट इज इररेटिक और इरेगुलर पावर सप्लाई. पावर सप्लाई बहुत ज्यादा इरेटिक थी और इरेगुलर थी, इस वजह से बीच में काम रुक जाता था. दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड्स बिकॉज पावर जनरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड स्पेशली इन वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर. मशीन अपडेटेड और अपग्रेडेड मशीन नहीं थी, तो मशीन को अपग्रेड करना मोस्टली और स्पेशली जो वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर में है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था. लो आउटपुट ऑफ लेबर अपना लेबर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी. आप वो बोल सकते हो कि लेबर इतनी एजुकेटेड नहीं थे प्रोडक्शन आउटपुट में, तो इस वजह से जो आउटपुट आ रहा था वो वर्क धीरे धीरे कर रहे थे, तो आउटपुट बहुत ज्यादा लो आ रहा था. मतलब वो काम बहुत ज्यादा 10 आवर्स वर्क कर रहे हैं, बट जो आउटपुट दे रहे हैं वो बहुत कम दे रहे थे. सिर्फ कॉम्पिटिशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री. अब उस टाइम तक सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री भी आ गई थी, और एज कम्पेयर अगर हम कंपैरिजन करें सिंथेटिक फाइबर और कॉटन का, तो जो कॉटन के प्रोडक्शन है, कॉटन है वो कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर के. तो ये दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. So the question आता है, what are the challenges faced by the cotton textile industry? So you have to write these points. Okay. Next,
सम इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इंडिया की कुछ इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल, आपके जो बुक है, बुक में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल गिवन है, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल का भी मैप गिवन है, बट मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं, इम्पॉर्टेंट जो क्लस्टर्स हैं, सेंटर्स हैं, उन्हीं को मार्क किया है as per the requirement for the syllabus. Okay, so first one is Kanpur, it is in Uttar Pradesh. Cotton textile industry है Indore, it is in Madhya Pradesh. Surat, Gujarat. Ahmedabad, Gujarat. Mumbai, Maharashtra, and Coimbatore, Tamil Nadu. These are some of the important cotton textile industry in India. मैं आपको ये सारे नोट्स, आई विल गिव दिस पीपीटी टू यू ऑल, यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, एंड मोस्टली सारा चैप्टर मैंने इसमें कवर करके रखा है. तो मैथ क्वेश्चन जो है मैं आपको एक्सरसाइज में भी प्रोवाइड करूंगी, एंड आई एम प्रोवाइडिंग दिस ऑल्सो. तो प्लीज आप ये मार्क कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये. दैट्स फाइन. Okay, so this is all about today. Now if you have any doubt regarding our today's class, you can ask me. Okay, before that I have to tell you something. There is a question in your book, why did Mahatma Gandhi lay emphasis on spinning yarn and weaving khadi? ठीक है, महात्मा गांधी ने स्पिनिंग yarn और weaving खादी को एम्फसाइज, उनको उसको इम्प्रूव, उसको प्रोड्यूस करने के लिए एम्फसाइज और इनकरेज क्यों किया था? महात्मा गांधी डिड सो बिकॉज he wanted nationalism, he wanted to develop a sense of nationalism among the people. ठीक है, पहला सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा था कि उन्होंने कॉटन को, कपड़े को और सॉल्ट को लिया था नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए. तो उन्होंने सबसे पहले नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए ये स्टेप लिया. सेकेंडली, ही बॉयकॉट, टू बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन मेड क्लोथ्स एज ए मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट. उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए फॉरेन क्लोथ्स को, आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पढ़ा है ये सब, फॉरेन मेड क्लोथ्स को बॉयकॉट किया. इसलिए अब फॉरेन मेड क्लोथ बॉयकॉट कर रहे हो तो आपको पहनना, आपको कपड़े तो और भी चाहिए ना, पहनने के लिए तो चाहिए. तो उन्होंने इसलिए कहा कि हमें खुद का यान बनाना चाहिए और उससे खादी को प्रोड्यूस करना चाहिए, खादी को वीव करना चाहिए. नेक्स्ट, टू गिव एम्प्लॉयमेंट. अब खुद अब अगर लोग क्या करेंगे, स्पिन करेंगे, वीव करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी. टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, he lay emphasis on spinning yarn and weaving khadi. And one more thing, to promote cloth making as a cottage industry. ठीक है, क्लोथ मेकिंग को कॉटेज इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करने के लिए प्रमोट करना. This was also the main reason Mahatma Gandhi laid emphasis on spinning yarn and weaving khadi. And there's one more question, why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than power loom and handloom? ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्यों था कि हम जो पावर लूम और हैंडलूम जो है उसको ज्यादा बढ़ाएं और लूमेज मिल सेक्टर के कंपैरिजन में, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट. पावर लूम एंड हैंडलूम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द रूरल एरियाज. एंड और जो रूरल एरियाज में लोग थे, जो लोग रह रहे थे, पॉपुलेशन रह रही थी, उनका वन ऑफ द मेन सोर्स था ये उनके लिविंग का. दैट्स व्हाई टू मेक देम सेल्फ रिलायंट इट इज necessary to keep the mill sector loomage lower than the power loom and hand loom. Okay, and जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था यार्न, मोस्टली कौन सी कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट कर रहा था? ही एक्सपोर्ट यार्न टू जापान और अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया. और कौन से थे? जापान, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज.
तो समटाइम्स क्वेश्चन अराइज हो जाता है, नेम एनी टू एशियन कंट्रीज हु इंपोर्ट इंडियन यार्न। तो आप एशियन कंट्रीज बताएंगे, एशियन कंट्रीज में आपका जापान और सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल आ जाएगा। अगर सपोज पूछते हैं कि नेम एनी टू कंट्रीज, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से, जापान, यूएसए, यूके, रशिया, एनी कंट्री नेम। ओके, so class, this is all about cotton textile industry. Now if you have any problem, you can ask me. We have some minutes left with us. If you have any doubt, thank you for joining. Yes, Rishabh, please unmute your device.